अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम मेल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि मेल में ये जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये किस तरह से होता है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में मेल का क्या रोल है इस रिप्रोडक्शन के अमल में। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमंस में इस रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके लिए नेचर ने मेल और फीमेल ह्यूमंस में डेडिकेटेड सिस्टम्स हैं जो कि विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और अगर हम यहां पे ये कहें कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ना सिर्फ मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है बल्कि ये सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली डिजाइन सिस्टम है रिप्रोडक्शन का। इसमें आप देखेंगे कि ना सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बड़ा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, बल्कि ना सिर्फ इसके साथ साथ इसकी जो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशंस हैं हर एक स्ट्रक्चर्स की वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। ये जो मेरी बात है अभी जो हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले जो हम यहां पे सिस्टम देखेंगे जिसको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ मेल ह्यूमंस। अच्छा जी, सबसे पहले यहां पे देखें, इस पिक्चर में भी साथ साथ देखते जाइए। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट इज द गोनेड्स। गोनेड्स ये वो वाली फैक्ट्रीज हैं जहां पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें और ह्यूमंस में भी अगर हम मेल ह्यूमन की बात करें तो यहां पे जो गोनेड्स हैं दे आर टर्म्ड एज टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट इन ए पाउच ऑफ स्किन, और इस पाउच ऑफ स्किन को हम स्क्रोटम कहते हैं। ये स्टूडेंट एक चीज याद रखिए कि ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में ही प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि इनकी जो बनने का अमल था वो स्क्रोटम में नहीं शुरू हुआ था। एक्चुअली ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के अंदर बनते हैं, किडनीज के पास, फिर एक खास टाइम के ऊपर ये डिसेंट होते हैं इनटू द स्क्रोटम, और इस प्रोसेस को हम डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। It is the process by which testes descend from the abdominal cavity into the scrotum. यहां पे एक चीज याद रखिए कि ये जो टाइम है डिसेंट होने का टेस्टिस के इनटू द स्क्रोटम ये हर स्पीसी के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज है ह्यूमंस के अलावा जिनमें ये जो बिफोर बर्थ ही जो टेस्टिस है उनका डिसेंट हो चुका होता है। फिर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डिसेंट हो रहा होता है, और इवन कुछ ऐसे ही स्पीसीज है कि जिनमें सून आफ्टर बर्थ ये डिसेंट कंप्लीट होता है। तो ह्यूमंस में नॉर्मली ये जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस है ये जब बेबी बॉर्न होता है तो उस वक्त ये अमल हो चुका होता है। अभी मैं जरा आपको इस पिक्चर के ऊपर सारी चीजें गो थ्रू करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं हर चीज को इंडिविजुअली बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने बात की इन गोनेड्स की जो कि टेस्टिस है। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि ये जो गोनेड्स हैं इनके अंदर दीज आर बेसिकली दी फैक्ट्रीज के जहां पे ये जो गैमेट्स है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद जो गैमेट्स यहां पे प्रोड्यूस होते हैं वो एक ट्यूब की मदद से, ये जो ट्यूब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, इस ट्यूब की मदद से ये फिर बॉडी के अंदर लेके जाए जाते हैं। इस ट्यूब को डक्टस डेफरेंस कहा जाता है, इसको वास डेफरेंस भी कहते हैं, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर ये जो ट्यूब है ये इन गैमेट्स को उस ऑर्गन तक लेके आती है कि जो ऑर्गन बेसिकली कॉपुलेशन के लिए यूज होता है, जो मेटिंग के लिए यूज होता है, और फिर उस ऑर्गन के अंदर ये ट्यूब प्रेजेंट होती है।
इस ऑर्गन को हम पीनस का नाम देते हैं, इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। और उसी में ये ट्यूब जो है इसको यूरिथ्रा कहते हैं, जिसमें ये गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वास डेफरेंस, और फिर अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ये जो गैमेट्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। आइए अब हम वन बाय वन ये जितने हमने कंपोनेंट्स देखे, यानी कि गैमेट्स, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा और पीनस, इनकी जरा थोड़ी थोड़ी हम डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोनेड्स की। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेल में जो गोनेड्स हैं दे आर पेयर्ड टेस्टिस present in a pouch of skin which is termed as scrotum, and scrotum is present or the testes are present outside the body. They are located outside the body. ये बॉडी से आउटसाइड इसलिए लोकेटेड होते हैं क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होना चाहिए। तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है ये बॉडी के टेम्परेचर में 1 डिग्री लेस होता है, और ये वो आइडियल टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर गैमेटोजेनेसिस, या अगर हम मेल की बात करें तो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अच्छा जी, अब ये जो हमने बात की कि दे आर प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी इन अ पाउच ऑफ स्किन, जिसको हमने स्क्रोटम कहा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आम स्किन जैसा होता है, इसके ऊपर हेयर होते हैं जो कि नॉर्मली प्यूबर्टी के बाद आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो टेस्टिस हैं इनकी लोकेशन क्या होती है। तो ये जो गोनेड्स हैं मेल में, दे आर लोकेटेड इन दी ग्रोइन एरिया बिटवीन दी थाइज, वहां पे ये हमें मिलेंगे और स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्क्रोटम की मॉर्फोलॉजी है ये विद सीजन चेंज होती रहती है, ये फिर हम कभी एडवांस क्लासेस में आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जरा ये जो एक टेस्टिस है इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, जो कि यहां पे दिखाया हुआ है। ये स्टूडेंट, आइए अब हम जरा देखते हैं कि अगर हम एक टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो वो अंदर से कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जब हम एक टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली यानी कि अलोंग द लेंथ उसको कट करते हैं तो अंदर से हमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है, जिसमें ये डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं, ये वाले। फिर ये जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। ये जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है इसको हम बेसिकली सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनेफ्रस या सेमिनेफेरस ट्यूब्यूल्स, दोनों तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। ये बेसिकली वो साइट है सेमिनेफेरस ट्यूब्यूल्स कि जहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब अगर आप इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स को देखें, यानी कि ये वाली जो है इनको यहां पे मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, तो ये जो इनकी वॉल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोड्यूस कर रही हैं। वहां पे लिडिक सेल्स भी हैं, वहां पे सेटेलाइट सेल्स भी हैं, और यहीं पे फिर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है ये हो रहा है। इसको भी हम थोड़ी देर में जरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जो स्पर्म्स बनते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स, और कैसे इनका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। फिर ये वाली जो साइड यहां पे आपके सामने जिस जगह मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ये बेसिकली ट्यूबुलर साइड या ल्यूमिनल साइड ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है। यानी कि अगर ये एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन हो तो यहां पे ये वाली जो साइड है वो ये ल्यूमन की तरफ है, यानी कि ये जो अंदर की तरफ यहां पे जो ल्यूमन है उसके
वाली साइड जो है वो यहां पे ये दिखाई हुई है। यहां से फिर अल्टीमेटली जो स्पर्मेटिड है वो इस ल्यूमेन के अंदर रिलीज होते हैं। ल्यूमेन का मतलब होता है जो एक ट्यूब के अंदर स्पेस होती है, जो सुराख होता है एक ट्यूब का, उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ये वाली जो सरफेस है बेसिकली यहां पे ये ल्यूमिनल सरफेस है ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये जो स्पर्म बनने का अमल है, ये जो मेल गैमेट्स बनने का अमल है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, आखिर ये कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं यहाँ पे। जैसे हमने हिस्टोलॉजी में देखा था कि डिफरेंट सेल्स थे, उनके डिफरेंट नाम थे। तो आइए वो सारी जनरेशंस हम यहाँ पे सेल्स की देखते हैं कि जिनसे गुजरने के बाद एक स्टेम सेल जो है वो अल्टीमेटली गैमेट्स में, या जिनको स्पर्म कहा जाता है मेल गैमेट्स, उनमें वो फाइनल फॉर्म के अंदर आता है। आइए अब इसको हम जरा डिटेल में स्टेप वाइज देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म सेल प्रोडक्शन अकर्स। अब ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये कहां हो रही होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, शाबाश, इन दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या चीज है? इट इज ए कॉन्वोलेटेड क्लस्टर ऑफ ट्यूब्स लोकेटेड इनसाइड दी टेस्टिस। तो ये छोटी छोटी नॉमेनक्लेचर या डिस्क्रिप्शन आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस समझने से पहले पता होनी चाहिए। इनको हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अच्छा जी, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको हमने कहा कि इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म सेल प्रोडक्शन अकर्स। अब इसमें होता क्या है? द जर्म सेल्स गिव राइज टू द हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। इसको अब हम इस पिक्चर में जरा डिटेल में देखेंगे। मैं यहां लेफ्ट साइड पे हर एक स्टेप वाइज इस चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप भी बेशक जब वीडियो को देख रहे हो तो ये मैं टेक्स्ट भी यहां पे ऐड करूंगा ताकि आप उस चीज को बेहतर तरीके से इस पिक्चर के साथ रिलेट कर सकें। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आप में से जो लोग आगे मेडिकल साइंसेज में जाएंगे वो यही प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स ऐड हो जाती हैं लेकिन उसके फंडामेंटल्स यही रहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इतनी डिटेल में ये चीज एटलीस्ट बता दूं कि जो ना सिर्फ आपके यहां एग्जाम का करिकुलम फुलफिल हो रहा हो, आपका ना सिर्फ ये जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए नॉलेज यहां पे हो, बल्कि आप में से जो स्टूडेंट आगे मेडिकल साइंसेज में जाएं उनकी फाउंडेशन भी इस मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मैं यहां लेफ्ट साइड पे हर एक स्टेप मेंशन करूंगा और फिर उस स्टेप को यहां पिक्चर के साथ रिलेट करूंगा। अच्छा जी, तो यहां सबसे पहला स्टेप देखें। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द स्टेम सेल, यानी कि ये विच इज लोकेटेड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल। बेसमेंट मेम्ब्रेन से मुराद अगर ये ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है तो यहां ये जो सबसे बेजल लाइन होती है इसकी वॉल की, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके ऊपर फिर बाकी एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। ये बेसिकली स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं, प्रिकर्सर सेल्स हैं जिनसे आगे ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। फिर द माइटोटिक डिवीजन ऑफ these produce two type of cells। यहां पे इसकी माइटोटिक डिवीजन होगी, इसमें दो सेल्स होंगे। जो टाइप ए सेल्स हैं वो दोबारा इन्हीं स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि इन्हीं को वो दोबारा, चूंकि ये एग्जॉस्ट ना हो जाए तो वो इन्हीं में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि जो टाइप बी सेल्स होंगे वो डिफरेंशिएट होंगे इनटू दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सादा स्टेप ये याद रखें। चूंकि यहां पे स्टेम सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है इसलिए जो स्टेम सेल था वो डिप्लॉयड था
और वहां पे अब जो इसके रिजल्ट में ये टाइप ए और टाइप बी जो सेल्स बने हैं ये भी डिप्लॉयड ही होंगे, और टाइप बी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट हुई है, कन्वर्ट हुई है, वो भी डिप्लॉयड होगी। अब यहां जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं इनमें मियोसिस 1 होगी, और फिर चूंकि मियोसिस 1 एक रिडक्शन डिवीजन है तो इसके रिजल्ट में 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। क्रोमोसोमल नंबर क्या हो जाएगा इनमें? हाफ, n हैप्लॉइड है। इसी प्रोसेस को जरा यहां लेफ्ट साइड पे पढ़ भी लेते हैं। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स मियोटिकली, यानी कि यहां पे फर्स्ट मेयोसिस होगी, इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ईच secondary spermatocyte divides into 2 equal haploid spermatid by meiosis 2, यानी कि ये जो हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां पे बना है इसमें अब यहां पे होगी मेयोसिस 2, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। जब ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी तो इसके रिजल्ट में 2 हर एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड में। यहां ये जो ऊपर वाला सेल था इसके ये 2 स्पर्मेटिड बने, हैप्लॉइड ही होंगे ये भी, और ये जो नीचे वाला था यहां पे ये 2 स्पर्मेटिड्स बने, ये भी हैप्लॉइड होंगे। अब ये इनमें से जो हर एक स्पर्मेटिड बना है ये फाइनली ट्रांसफॉर्म होगा इनटू स्पर्मेटोजोआ। और यहां पे ये जो प्रोसेस होता है इन स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के लिए, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर अल्टीमेटली ये जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हैं इन्हीं को हम मेल गैमेट्स या फिर मैच्योर स्पर्म्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू है स्पर्मेटोजेनेसिस का कि किस तरह से जो स्टेम सेल है वो अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स में इन जनरेशंस के बाद जाता है। यानी कि सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, इससे भी पहले बल्कि अगर हम देखें तो जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, टाइप ए टाइप बी सेल्स बनेंगे। टाइप ए दोबारा स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइप बी जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है और 2 स्पर्मेटिड्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर हर एक यानी कि ये जो 2 स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने इनमें हर एक में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, तो इनमें से हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड में डिवाइड होगा और ये हैप्लॉइड ही होंगे। फिर यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस होगी जिसके रिजल्ट में ये जो ईच स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ या जो मेल गैमीट हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका अमल कंप्लीट होता है। यही सारा अमल इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। यहां पे ये एक क्रॉस सेक्शन है इस सेमिनेफ्रस टिब्यूल का,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, फिर ये स्पर्मेटिड्स हैं, फिर यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होगी और अल्टीमेटली यहाँ पे ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो सर्टलाइज सेल्स हैं, ये जो सर्टलाइज सेल्स हैं, इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये फ्लूइड स्क्रीट करते हैं, एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जो कि ना सिर्फ ये स्पर्म्स की प्रोटेक्शन करता है बल्कि इनको नरिशमेंट भी देता है जब तक वो इस टिब्यूल में रहते हैं। अब यहाँ पे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन टिब्यूल्स के अंदर, वो फिर अल्टीमेटली चले जाते हैं एपिडिडमस तक। एपिडिडमस भी एक डक्ट है जो इन्हीं ट्यूब्यूल्स से निकलती है, और फिर ये एपिडिडमस जो है वो इवेंचुअली कन्वर्ट होती है इनटू वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस, और उसके बाद फिर डक्टस डेफरेंस के थ्रू जो ये स्पर्म है दे आर कैरिड टू यूरेथ्रा। यहां पे इस चीज को देख लें, इस जगह के ऊपर सारी वो सेमिनेफ्रस कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर था, सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स थी, वहां पे जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो आ गए इस एपिडिडमस के अंदर, और ये जो एपिडिडमस है ये अब इवेंचुअली इस डक्टस डेफरेंस के अंदर चली जाएगी। ये सारी डक्टस डेफरेंस है, ये एपिडिडमस से ही स्टार्ट होती है, इसी को वास डेफरेंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज याद रखिए, जिस चीज को आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन डक्टस डेफरेंस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। डियर स्टूडेंट, ये जो डक्टस डेफरेंस है ये तो वो ट्यूब है जो कि एपिडिडमस से स्टार्ट होती है, यहां से ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें एक पार्ट इस वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस का भी आता है। इसमें डक्टस डेफरेंस भी होती है, उसके बाद इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन भी होती हैं, उसके बाद लिम्फेटिक्स भी होती हैं, और क्रीमेस्टर मसल भी इसमें होता है। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी एग्रीगेशन को, इनकी कलेक्शन को हम बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। तो सादा लफ्जों में स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो यहां पे कलेक्शन है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, जिसका एक पार्ट ये डक्टस डेफरेंस है, और डक्टस डेफरेंस ये वो ट्यूब है जो कि एपिडिडमस से स्पर्म्स को लेके यूरेथ्रा तक जाती है। अब जिस तरह हमने वहां टेस्टिस के अंदर सेमिनेफ्रस टिब्यूल में सर्टलाइज सेल्स देखे थे, इसी तरह उन सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल सेक्स हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और इसके साथ साथ ये जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्यूबर्टी के बाद बनते हैं, उसमें भी इसका बड़ा की रोल है, जिसमें वॉइस की पिच चेंज होती है, ये जो गोनेड्स की डेवलपमेंट होती है, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, उसमें इस मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। ये सिक्रीट कहां से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कहां होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स अलोंग विद सर्टलाइज सेल्स। तो यहां पे जो गोनेड्स वाला
टॉपिक है वो यहां पे खत्म होता है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहां पे वो है डक्ट सिस्टम, जो कि यहां से टेस्टिस से लेके तो स्पर्म को इस यूरिथ्रा तक लेके आता है। ये जो डक्ट सिस्टम है इसमें एक तो हमें सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स देख ली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाद यहां पे हमने ये एपिडिडमस देखी है, जो ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे इनटू द एपिडिडमस, और फिर एपिडिडमस जो है वो सारी जो ये स्क्रीशंस हैं इनको पोर करेगी इस डक्टस डेफरेंस के अंदर, और ये जो डक्टस डेफरेंस है ये फिर अल्टीमेटली ये स्पर्म्स को और उनके साथ जो फ्लूइड होता है जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, इनको पूरे को लेके आएगी यूरिथ्रा में। एक चीज यहां पे याद रखिए कि जो ये पूरा फ्लूइड है इसको हम सीमन कहते हैं। सीमन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ये स्पर्म सेल्स यानी कि स्पर्म्स, और दूसरा यहां पे सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, जो कि नरिश करता है इन स्पर्म्स को, इनको प्रोटेक्ट करता है। तो फिर अल्टीमेटली ये जो यूरेथ्रा है ये फिर पीनस के अंदर चला जाता है, और फिर पीनस जो है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और फिर आफ्टर कॉपुलेशन जो स्पर्मेटोजोआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देख लें तो यहां पे हमने पढ़ा था वो सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, फिर ये एपिडिडमस है, यहां से ये डक्टस डेफरेंस जा रही है, और डक्टस डेफरेंस फिर अल्टीमेटली पोर हो रही है इनटू दिस यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा फिर ये पीनस में आ रहा है, और पीनस से फिर ये ट्यूब बाहर आउटसाइड द बॉडी इस सेमेन को ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा जी, जो आखिरी यहां पे चीज रह जाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम यहां पे पीनस कहते हैं मेल में, और ये बेसिकली मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और इसी की अंदर रन करती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेसिकली कॉमन पैसेज वे है फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि यूरिन भी इसी यूरेथ्रा से बाहर जाता है और जो सीमन है वो भी इसी यूरेथ्रा से बाहर जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो सीमन है, जो सारा लिक्विड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जिसके दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। एक हमने कहा था कि इसका सेलुलर कंपोनेंट्स है विच इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म्स, और दूसरा हमने कहा था कि इसका फ्लूइड पार्ट है या लिक्विड पार्ट है विच इज कंपोज्ड, जिसको हम बेसिकली नाम देते हैं सेमिनल प्लाज्मा का, जिसका हमने फिर फंक्शन बताया था कि ये जो स्पर्मेटोजोआ है उनको नरिश करता है, उनको अलाइव रखता है, उनको डैमेज होने से बचाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब ये सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये आता कहाँ से है। एक कंपोनेंट हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो इसका फ्लूइड, जो इसका लिक्विड मीडियम है वो सेटेलाइट सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, जो कि ये सारा सेमिनल प्लाज्मा का डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं सेमिनल प्लाज्मा के वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन जो ग्लैंड्स को हम बेसिकली एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स कहते हैं, और इनके जो नाम हैं इनमें सबसे पहले आ जाता है
seminal vesicles. Then comes prostate gland, बहुत मशहूर है, आपने इसकी कॉम्प्लिकेशंस अक्सर एजेड लोगों में सुनी भी होंगी। फिर नंबर 3 इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो 3 असेसी सेक्स ग्लैंड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। यहां पिक्चर्स में इनकी लोकेशन देख लें जरा, ताकि आपको थोड़ी ज़हन-नशीन हो जाएगा। दिस इज बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि इस यूरेथ्रा को एनसर्कल करता है, और फिर यहां पे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इनमें से जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट का है, जिसमें बेसिकली डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस आती हैं, वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अक्सर कभी अगर इसका साइज बढ़ जाए या स्वेलिंग हो जाए तो उसकी वजह से इस यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, उसमें रुकावट आती है, ड्रिबलिंग शुरू हो जाती है यूरिन की, और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखिए कि ये जो यूरेथ्रा को एनसर्कल करता है, दैट इज प्रोस्टेट, एंड प्रोस्टेट इज वन ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। अब यहां पे अगर हम जस्ट वन लाइन में इनके फंक्शंस भी देखते जाएं, ताकि चलें आपकी एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए और आपको पूरा टॉपिक जरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, इनको सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो फर्टिलिटी है उससे रिलेटेड ये सेमिनल वेसिकल्स अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह है उसको उसके अंदर इन सेमिनल वेसिकल्स की जो स्क्रीशंस है उनका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जो जब सीमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ड्रॉप हो जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उस वक्त ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वहां पे ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि वो जो चूंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए तो ये जो स्पर्म्स हैं ये उसकी अपनी बॉडी के सेल्स नहीं है, तो इसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम आ सकता है, वहां पे एक्टिवेट हो सकता है, वो इनको किल कर सकता है। तो वहां ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं इनकी स्क्रीशंस अपना रोल प्ले करती हैं और इम्यून सिस्टम को इस तरह से मॉड्यूलेट करती हैं कि वो ये जो स्पर्म्स हैं इनको वो इनके अगेंस्ट कोई रिएक्शन वहां पे कैस्केड नहीं होता। ये एक ओवरव्यू है इनका फंक्शन का। फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी जो स्क्रीशंस होती हैं, इसका जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली नरिशमेंट का काम करता है स्पर्मेटोजोआ की, और उसके साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन का काम करता है कि उनको किसी तरह की कोई इंजरी ना आ जाए, कोई उनका स्ट्रक्चर किसी वजह से डैमेज ना हो जाए। तो अगर हम समराइज करें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है कि ये बेसिकली नरिश एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म। उसके बाद आ जाते हैं ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं इनको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। और काउपर्स ग्लैंड बेसिकली सादा लफ्जों में यूं याद रखिए कि ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं जिसमें स्पर्मेटोजोआ जो है वो अलाइव रहते हैं। तो ये जो स्क्रीशंस हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, ये बेसिकली जो अल्कलिनिटी है इस सेमिनल प्लाज्मा की उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको इंश्योर करवाते हैं ताकि स्पर्म जो है उनकी हेल्थ और उनकी जो सर्वाइवल है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की बेसिकली फंक्शन और इनके कंट्रीब्यूशन का इन दी सेमिनल प्लाज्मा या इन दी सीमन। अच्छा जी, अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें जो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन आपसे पूछी जा सकती है कि राइट डाउन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप उसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे गोनेड्स का, बेशक हेडिंग दे दें और साथ उसको बता दें कि यहाँ पे जी सबसे पहले गोनेड्स हैं जो कि पेयर टेस्टिस हैं और दे आर प्रेजेंट इन दी स्क्रोटम।
और स्क्रोटम को डिफाइन कर दें कि ये पाउच ऑफ स्किन है हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी इन दी ग्रोइन एरिया बिटवीन दी थाइज और इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आप डक्ट सिस्टम का भी जिक्र कर सकते हैं जिसमें हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, इनका यहाँ पे तस्करा करें। उसके बाद एपिडिडमस का तस्करा करें, फिर आ जाती है डक्टस डेफरेंस और फिर अल्टीमेटली यूरेथ्रा। तो उसके बाद फिर आप बात करेंगे इसकी पीनस की, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की, इसका आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि इसमें यूरेथ्रा आती है। इट इज ए कॉमन ऑर्गन फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर यहाँ पे आपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो माइक्रो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का उसको जरूर यहाँ पे बताएं, जिसमें हमने सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखा और बताया कि ये डिफरेंट बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने देखा था इसका टेस्टिस का, जिसके अंदर हमने कहा था कि डिफरेंट यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स के अंदर बेसिकली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा था। तो ये इसका तस्करा यहाँ पे जरूर करें। फिर चूंकि ये बेसिक टाइप का और बड़ा ग्रॉस क्वेश्चन होगा, इसमें डिटेल ज्यादा जानी पड़ेगी, तो आप इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा अमल है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बल्कि आपको करना चाहिए, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल हमने पढ़ा था पिक्चर के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, वो आप यहाँ पे जरूर डिस्कस करें। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। तो इन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में आप बेसिकली सेमिनल वेसिकल का तस्करा करेंगे, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का तस्करा करेंगे और फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का तस्करा करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको एक एक लाइन में इनकी डिस्क्रिप्शन बताई थी कि सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है, प्रोस्टेट क्या कर रहा है, बल्बो यूरिथ्रल क्या कर रहा है, वो सिर्फ आप बता देंगे। जैसे कि जो सेमिनल वेसिकल है ये फर्टिलिटी को एनहांस करता है या इंश्योर करता है, फिर जो यूरेथ्रा है ये नरिश और प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये बेसिकली पीएच को बैलेंस करता है, एनवायरनमेंट को एल्कलाइन रखता है जिसमें स्पर्मेटोजुआ बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप एक एक फंक्शन भी साथ इन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स का बताएंगे तो इससे एग्जामिनर पे एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आपको जरा डिटेल या फंक्शनल कोरिलेशन भी आपको स्ट्रक्चर्स का पता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि स्ट्रक्चर इज द मिरर इमेज ऑफ फंक्शन। तो इसलिए जहां पे भी आपसे स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो कोशिश किया करें, मैंने भी ये पूरी कोशिश की है कि आपको हर चैप्टर में जहां पे भी, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जहां पे स्ट्रक्चर का तज़किरा हुआ है वहां उनका एटलीस्ट एक ओवरव्यू जो आपकी यहाँ स्टेज तक जरूरी है वो आपको एटलीस्ट दे दूं ताकि आप उसको फंक्शन से कोरिलेट कर सके। तो डियर स्टूडेंट, वो आप अपने क्वेश्चंस में जरूर उनको फंक्शनल कोरिलेशंस को मेंशन किया करें, इससे आपकी ग्रेडिंग जो है वो इंप्रूव होगी। फिर डियर स्टूडेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, बड़ा रिपीटेडली आया हुआ है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब उन्होंने ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी पूछा हुआ है और वो डिटेल भी पूछ सकते हैं। तो जो भी जिस तरह से भी ये सवाल पूछा जाए आपने ये वाली डायग्राम उसमें जरूर बनानी है और इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें। ये आपके पूरे करियर में जहां जहां आपको बायोलॉजी से वास्ता पड़ेगा और जहां जहां आपको स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वास्ता पड़ेगा, ये बड़ी फाउंडेशनल डिटेल्स हैं, ये पिक्चर आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अब अगर वो आपसे साथ डिस्क्रिप्शन भी मांगे तो जिस तरह मैंने आपको ये टॉपिक समझाते हुए स्टेप वाइज चीजें बताई थी, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया की कन्वर्जन इनटू स्पर्मेटोसाइट्स, फिर यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स और उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी या सेकेंड मियोटिक डिवीजन और फिर कन्वर्जन इनटू स्पर्मेटिड और फिर अल्टीमेटली स्पर्मियोजेनेसिस एंड टू कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स। तो ये चीज आप जिस तरह मैंने वहां डिटेल में बताई थी आपको, आप इसी तरह यहां स्टेप वाइज उसको डिटेल में आप मेंशन करते जाएंगे। और साथ ये वाली पिक्चर मैं फिर कह रहा हूं ये आपने जरूर ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट डिफरेंट ये वो सवाल है जो कि आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। जी, तो डियर स्टूडेंट, आपको आज का टॉपिक बड़ी उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।